हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल केयर कॉम्पिटेंसीज का सबसे पहला पॉइंट, दैट इज जर्नल क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे: साइंटिफिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग। साइंटिफिक मेथड में क्या होता है? ये एक वे होता है प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का रीजनिंग को यूज़ करके। ठीक है, यूजिंग अ रीजनिंग हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये एक सिस्टमिक और ऑर्डर प्रोसेस होता है जिसमें हम डाटा इकट्ठा करते हैं, सोल्व करते हैं प्रॉब्लम को। नर्सेज, फिजिशियन और जो और हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। और जो साइंटिफिक जो मेथड है उसके 5 स्टेप्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड के 5 स्टेप कौन से हैं? सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। एक नर्स है, उसके पास एक पेशेंट है, जीराट्रिक पेशेंट है जो क्या है? बेड रिडन है। तो पेशेंट को रिस्क हो सकता है डिपेक्टिव अल्सर होने का, यानी कि अल्सर्स होने का, डिपेक्टिस अल्सर एट सैक्रल एरिया। तो आइडेंटिफाई किया हमने प्रॉब्लम को कि पेशेंट बेड रिडन है, तो उसको क्या हो सकता है? अल्सर्स हो सकते हैं सैक्रल एरिया पे। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा? डाटा कलेक्शन। अब डाटा कलेक्शन में क्या क्या होगा? नर्स जो है वो रीड करती है, रिसर्च करती है आर्टिकल्स अल्सर के बारे में, लर्न करती है कि कैसे एविडेंस होंगे, कैसे टू आर्ली जो है हमें पोजीशन चेंज करनी है। ठीक है, एयर मैट्रेस का कैसे यूज़ करना है और हाई प्रोटीन डाइट देनी है। ठीक है, ड्राई बेड लिनन जो है, मतलब जितने भी हम क्या है, अगर अल्सर हो जाता है या अल्सर को प्रिवेंट करना है तो हमें क्या क्या पॉइंट्स जो है हमें रखने होंगे, क्या क्या चीज़ें क्या है हमें इंक्लूड करनी होंगी, ताकि जो है क्रोनिक अल्सर्स जो है पेशेंट अगर बेड रिडन है तो उसको ना हो। तो वो किस चीज़ में आएगा? डाटा कलेक्शन में। उसके बाद आता है स्टेप 3, फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस। नर्स क्या है? वो क्वेश्चन करेगी: ड्यू टू अर्ली पोजीशन चेंजेस, यूज ऑफ एयर मैट्रेस, हाई प्रोटीन डाइट, ड्राई बेड लिनन एक्सेट्रा कैन प्रिवेंट बेड सोर्स इन बेड रिडन पेशेंट। यानी कि अब हमने देख लिया कि प्रॉब्लम क्या है, अल्सर्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? डाटा कलेक्शन किया कि हम ये चीज़ें करेंगे तो क्या है, हम प्रिवेंट कर सकते हैं अल्सर्स को। उसके बाद वो एक क्वेश्चन पुट अप करती है, अपने माइंड में क्वेश्चन बनाएगी, हाइपोथेसिस बनाएगी कि अगर हम ये सारे इंटरवेंशंस फॉलो करते हैं, हम ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो क्या पेशेंट बेड रिडन जो है, क्या वो बेड सोर्स से बच जाएगा? क्या उसको अल्सर्स नहीं होंगे? तो ये क्या है? क्वेश्चन हमारे मन में होता है। उसके बाद टेस्टिंग द क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। नर्स जो है वो कोलैबोरेट करेगी दूसरे हेल्थ टीम मेंबर से, डेवलप करेगी एक नर्सिंग प्रोटोकॉल ऑफ प्रिवेंशन बेड सोर्स इन पेशेंट। ठीक है, मतलब नर्स क्या करती है, अब उसका जो क्वेश्चन है, अब वो उस क्वेश्चन को और उस हाइपोथेसिस को क्या है? टेस्ट करेगी। वो दूसरे हेल्थ वर्कर्स के साथ कोलैबोरेट करेगी, उनसे जो है प्रोटोकॉल्स लेगी कि प्रिवेंशन करने के लिए बेड सोर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। नर्स कलेक्ट करेगी इंफॉर्मेशन को और कंपेयर करेगी जो भी सीवियरिटी वगैरह है पेशेंट के ग्रुप की, जो बेड सोर्स वगैरह हैं उनको जो है वो चेक करेगी। इन शॉर्ट क्या होगा कि जो उसका क्वेश्चन आया है, क्या वो क्वेश्चन ठीक है, क्या जो उसने तरीके सोचे थे वो ठीक है, या कुछ और प्रोटोकॉल्स जो हैं यूज़ करने पड़ेंगे डेली रूटीन के लिए बेड सोर्स को प्रिवेंट करने के लिए। वो सब किस में आएगा? स्टेप नंबर 4 में आएगा, टेस्टिंग द क्वेश्चन और हाइपोथेसिस में। ठीक है, एट लास्ट क्या आता है? इवेल्युएटिंग रिजल्ट ऑफ द टेस्ट और स्टडी। नर्स क्या है? एनालाइज करती है रिजल्ट को, जो भी प्रोजेक्ट है या जो भी चीज़ उसने फाइंड की है, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं प्रिवेंशन के बेड सोर्स के लिए, वो उनको एनालाइज करेगी, प्रिवेंट करेगी बेड सोर्स को, और इवेल्युएट करेगी जो है रिजल्ट जो भी आए हैं। तो नर्स क्या करती है? डिसाइड करती है कंटिन्यू करने के लिए प्रोटोकॉल्स को, ताकि पेशेंट को रिस्क ना हो बेड सोर्स के लिए। अब देखो, स्टेप 1 में क्या हुआ? हमने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को कि क्या प्रॉब्लम थी? अल्सर्स, बेड सोर्स का रिस्क था। ठीक है, स्टेप 2 में हमने डाटा कलेक्ट किया कि हमें क्या क्या इंटरवेंशंस हम ले सकते हैं अगर पेशेंट को अल्सर से बचाना है, या फिर पेशेंट को अल्सर हो गए हैं तो हमें क्या क्या जो है इंटरवेंशंस लेनी चाहिए, क्या क्या हम स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। फिर बारी आती है स्टेप 3 की। तो इसमें हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि हमने जो भी इंटरवेंशन सोचे हैं, जो भी स्टेप्स सोचे हैं, क्या सच में इससे हम पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं? स्टेप 4 में क्या आएगा? हम टेस्ट करते हैं क्वेश्चंस को और हाइपोथेसिस को कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो अप्रोप्रिएट हैं, क्या कोई और प्रोटोकॉल्स उस चीज़ के लिए फॉलो होते हैं। तो हम अपने कोलैबोरेटर्स जो होते हैं, जो टीम मेंबर्स होते हैं या दूसरे हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं, उनसे हम बात करते हैं इस बारे में, उनसे पूछते हैं और कंपेयर करते हैं दोनों चीज़ों को कि सीवियरिटी वगैरह या इंसिडेंस वगैरह कैसे होता है और कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और लास्ट स्टेज में क्या होता है कि हम जो इवेल्युएट करते हैं रिजल्ट को, जो भी हमारी टेस्ट और स्टडी थी, उसके बाद हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं हमें उनको टेस्ट करते हैं
और अगर प्रॉब्लम है और हमारे स्टेप्स बिल्कुल ठीक है तो हम उसको क्या है फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो ये सारा आता है हमारा साइंटिफिक मेथड में। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रोसेस है जिसमें हम डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम को, डिटरमाइन करते हैं कि क्या कोज है, अब कोज को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको प्रोटोटाइज करते हैं, ठीक है, फिर सिलेक्ट करते हैं अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, इंप्लीमेंट करते हैं, सॉल्यूशन आता है और उसको हम इवेल्युएट करते हैं सॉल्यूशन को। अब देखो हमारे पास क्या प्रॉब्लम है वो हमने देखना है, फिर हमें उसका कोज पता होना चाहिए कि क्या कोज है। अब फॉर एग्जांपल मान लो बहुत सारे कोजेज हैं, तो पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उसको प्रायोरिटाइज करेंगे कि पहले कौन सा कोज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले कौन सा कोज हमें क्योर करना है, पहले किस पे ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे सॉल्यूशंस। अब बहुत सारे, अब कोई एक सॉल्यूशन तो ज़रूरी नहीं है ना, उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन देख के रखते हैं कि अगर ये इसके साइड इफेक्ट आए तो हम ये वाला सॉल्यूशन जो है यूज़ करेंगे। उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम एट लास्ट क्या करते हैं उसको इवेल्युएट करते हैं कि जो हमने सोचा था, जो हमने आउटकम सोची थी वो आई है या नहीं आई है, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि नर्स के पास एक जीराट्रिक पेशेंट था जिसको डिफ़िकल्टी है मेडिकेशंस लेने में रेगुलरली, वो रेगुलरली अपनी दवाइयाँ नहीं ले पा रहा है। पेशेंट जो है वो अनेबल है डिस्क्राइब करने के लिए कि उसने कौन सी मेडिसिन ली है, कौन सी नहीं ली है लास्ट 2 डेज़ में। यानी कि पिछले 2 दिन में पेशेंट को नहीं पता उसने कौन सी दवाई ली है, कौन सी नहीं ली है। और नर्स क्या ऑब्जर्व करती है कि मेडिकेशंस की जो बोतल है, यानी कि दवाई की जो बोतल है वो बिल्कुल लेबल्ड है और पूरी भरी हुई है, ठीक है। तो नर्स को क्या है, नर्स कैसे सोल्व करेगी इस प्रॉब्लम को कि पेशेंट क्यों दवाई नहीं ले रहा, क्यों अपना जो उसका स्केड्यूल है उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहा। तो वो क्या करती है, वो नोटिस करती है, उसको पता चलता है, यानी कि वो आइडेंटिफाई करती है, प्रॉब्लम को डिफाइन करती है कि पेशेंट को विज़न में प्रॉब्लम है और वो अपनी दवाई का जो लेबल है वो उसको अच्छे से नहीं देख पा रहा, उसको पढ़ नहीं पा रहा कि उस पे क्या लिखा हुआ है ड्यू टू इट्स विज़न प्रॉब्लम या फिर डिमिनिश्ड विज़न, ठीक है। अब पेशेंट जो है वो डिस्क्राइब कर देता है कि दवाई का क्या नाम है और क्या पर्पस है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो उसको क्यों नहीं ले पा रहा, क्योंकि उसका जो लेबल है, उसका जो नाम है वो पेशेंट को दिख नहीं रहा, वो पढ़ नहीं पा रहा उस चीज़ को, इसलिए वो दवाइयाँ कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो नर्स क्या करती है, अब उसके लिए उसका सॉल्यूशन निकालती है कि नर्स उसको रिलेबल करती है, यानी कि बड़े बड़े फ़ॉन्ट में लिख के वो उस पे दोबारा लगा देती है। साथ के साथ जो पिल ऑर्गेनाइज़र होता है वो उसको पेशेंट को दिखाती है, ताकि जब पिल्स वो अपने लेता है तो उसको पता चले कि ये कौन सी मेडिकेशंस हैं। और ये क्या है, मेडिकेशंस जो है 7 दिन के लिए वो इस तरीके से होता है। तो इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है, हमें 6 स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। अब आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन अ सिचुएशन एंड पे अटेंशन ऑन इश्यूज दैट आर नॉट रिलेवेंट। अब देखो हमें आइडेंटिफाई करना है ट्रू प्रॉब्लम को कि क्या प्रॉब्लम है, और हमें अटेंशन पे करना उन इश्यूज़ पे जो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल तो नहीं, मतलब देखो कि एक नर्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो सारे प्रॉब्लम्स को जो है अलग-अलग प्रोस्पेक्टिव से देखे कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि हर एक सिचुएशन का एक ब्रॉड व्यू हमारे आगे आता है कि कोई भी छोटा से छोटा जो भी फैक्टर है, हम उसको रिमूव आउट कर सकते हैं कि नहीं, ये इसकी वज़ह से प्रॉब्लम है और ये फैक्टर हमें यहाँ नहीं चाहिए है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स नहीं है, जो प्रॉब्लम की जो है रूट है, जो कोज़ का रूट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करेंगे हम प्रॉपरली एनालाइज करके हर एक चीज़ को, मतलब प्रॉपरली उसको देखेंगे। उसके बाद आता है एनालाइज द प्रॉब्लम, ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम टू गेट एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, डिटरमाइन द कोज एज वेल एज इम्पैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अब देखो हमें प्रॉब्लम पता चल गई कि ये प्रॉब्लम है। अब हम उस प्रॉब्लम को है ना अच्छे से उसके बारे में डिटेल्ड जो है हम उसके बारे में सोचेंगे कि एग्जैक्ट इसमें क्या चीज़ है कि जो पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अब देखो हमें प्रॉब्लम पता चली, पेशेंट बीमार है, वो ठीक नहीं हो रहा, ठीक है। जो हमने ऊपर जो ऊपर हमने एग्जांपल देखा कि पेशेंट दवाइयाँ नहीं ले रहा था, तो हमने चीज़ देखा कि हम पेशेंट जो है वो रिकवर नहीं हो रहा है। तो हमें क्या पता चला, हमें प्रॉब्लम पता चली कि वो दवाइयाँ नहीं ले रहा है। अब हमने उस चीज़ को देख तोड़ना पड़ेगा ना उस प्रॉब्लम को कि वो दवाइयाँ क्यों नहीं ले रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम है कि वो मेडिकेशन नहीं ले रहा। तो हमने उसको क्या किया, एनालाइज़ किया, और वो दवाइयाँ क्यों नहीं ले रहा, बिकॉज़ वो उस लेबल को नहीं पढ़ पा रहा, उसको नहीं पता कि कौन-सी मेडिकेशन कौन-सी है, ठीक है? मतलब उसको दवाइयों का नाम जो है वो पढ़ने में नहीं आ रहा, जो भी बोतल वगैरह है उस पे। तो वो क्या हो गया, हमने उसको एनालाइज़ किया और एक्चुअल कॉज़ क्या था उसका पता चला, साथ के साथ उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है पेशेंट पे,
क्या वो इम्पैक्ट शो कर रहा है, वो चीज़ भी हमें पता चली। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है डेवलप सॉल्यूशंस। नर्स जो है उसको इतनी जल्दी अपने माइंड में सब कुछ करना होता है कि वो जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं उस प्रॉब्लम के लिए, उनको क्या है वो लेके आए, आइडेंटिफाई करे कि कैसे वो उस प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकती है। उसके बाद स्टेप 4 आता है एनालाइज एंड सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन। अब देखो हमने सॉल्यूशन दे लिया, ठीक है, अब उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो हमें वो सब लिस्ट डाउन करने हैं कि अगर हम ये करते हैं तो इसका ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो हमें रिव्यू कर लेना है, उसके बाद डिटरमाइन कर लेना है कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो किस प्रॉब्लम को जल्दी रिजोल्व कर रहा है, किसके एडवांटेजेस कम हैं, किसकी ज़्यादा है, कौन सा शॉर्ट टर्म एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, किसकी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं जो लॉन्ग टर्म तक चलेंगी। तो ये सारी चीज़ें करके हमें क्या करना है, किसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा टाइम तक रहेंगे, ये सारी चीज़ें करके हम जितने भी सॉल्यूशंस थे उनमें से एक बेस्ट सॉल्यूशन जो है हम चूज़ करेंगे। इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। एक केयर प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे, डिसाइड करेंगे कैसे हमने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, कैसे हमने प्रोसीजर शुरू करना है और वो सॉल्यूशन क्या है हम पेशेंट पे इम्प्लीमेंट करते हैं। इवेल्युएट द सॉल्यूशन। एट लास्ट हम इवेल्युएट करेंगे कि जो रिजल्ट हमने सोचा था वही आया है उस सॉल्यूशन से, क्या हम उस रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं। अब हमने हमने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, अभी हम उसी का एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर दिया, तो हम ये देखेंगे कि अब पेशेंट मेडिकेशन ले रहा है, क्या वो अब ठीक से अपनी दवाइयाँ ले रहा है, क्या दवाइयाँ उसने खाई हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है हम इवेल्युएट करते हैं उस सॉल्यूशन को। ये था हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, प्रोडक्ट होता है क्रिटिकल थिंकिंग का, फोकस करता है प्रॉब्लम की रिजोल्यूशन पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेट ऑफ क्राइटेरिया होता है जो हेल्प करता है थॉटफुल डिसीजंस को, और जो क्राइटेरिया है वो पर्सनल हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी पे हो सकता है, या फ्रिक्वेंटली जो केसेस होते हैं नर्सिंग में या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होते हैं उनके बेस पे भी वो हो सकता है। फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग अकर्स व्हेन अ पेशेंट डिसाइड ऑन द चॉइसेस ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अब देखो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है, अब हमने कुछ डिसाइड कर लिया, लेकिन अगर पेशेंट ही एग्री नहीं होगा तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते, हम वो प्रोसीजर फॉलो नहीं कर सकते। तो डिसीजन मेकिंग कब होती है, जब पेशेंट ये डिसाइड करता है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर कर रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और वो क्या करता है हमें कोऑपरेट करता है उस चीज़ के लिए, तो क्या होता है डिसीजन मेकिंग हम कर पाते हैं अच्छे से। तो टू मेक डिसीजन एंड इंडिविजुअल हैज़ टू, अब डिसीजन लेने के लिए एक इंडिविजुअल को क्या करना पड़ता है, रिकॉग्नाइज एंड डिफाइन द प्रॉब्लम और सिचुएशन। हमें रिकॉग्नाइज करना है और डिफाइन करना है क्या प्रॉब्लम है और क्या सिचुएशन है। नीड फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू प्रोवाइड मेडिकल केयर। इसमें क्या होता है, टाइप ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं जो प्रोवाइड कर सके मेडिकल केयर। तो इसमें क्या है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन चल रही है, उसको अच्छे से रिकॉग्नाइज करना होता है सबसे पहले। उसके बाद सेकेंड क्या होता है, असेस ऑल ऑप्शंस। कंसिडर रिकमेंडेड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और चूज वन हु सेंटर इज क्लोज टू होम। The person has to weigh each option against a set of personal criteria, experience, reputation and friendliness। यानी कि जितने भी ऑप्शंस है ना वो सारे ऑप्शंस हमें चेक करने होते हैं कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन सा चूज़ करना है, किसका सेंटर, किसका जो घर है वो सेंटर के ज़्यादा क्लोज पड़ता है, ठीक है, कितना वे जो है हर एक ऑप्शन के अगेंस्ट जा रहा है, क्या क्राइटेरिया, पर्सनल क्राइटेरिया कैसा है, एक्सपीरियंस कैसी है, रेपुटेशन कैसी है, फ्रेंडलीनेस कैसी है। तो जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे हमें क्या है असेस करने होते हैं। उसके बाद आता है टेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस। हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं, टॉक डायरेक्टली विदाउट सेवरल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जो भी ऑप्शंस हैं उनको हम क्या है टेस्ट कर सकते हैं एज मच एज पॉसिबल, जितने भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद हम कंसिडर करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब हर एक चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं, तो हम कोई भी डिसीजन कर रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट आना है, तो हम उसको उसके जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं हम उनको पहले से ही क्या है कंसिडर करके चलते हैं। देन मेकिंग अ फाइनल डिसीजन। Although the set of criteria follows a sequence of events or steps, decision making involves moving back and forth when considering all criteria. It leads to informed decisions that are supported by evidences. देखो हर एक जो भी स्टेप्स, हर एक जो भी इवेंट होता है, जो भी सीक्वेंस होती है, सब में स्टेप्स होते हैं, तो ऐसे ही डिसीजन मेकिंग में भी होते हैं कि उसमें हमें क्या है आगे पीछे सोच के चलना होता है कि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम सारे क्राइटेरियाज देखते हैं, और ये क्या करता है एक अच्छे डिसीजन को जो है सपोर्ट करता है, और हमें पिछले एविडेंसेस को जो चीज़ सपोर्ट करे, जो डिसीजन सपोर्ट करे, ऐसा डिसीजन लेना होता है। और हमें अपने डिसीजन की कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए, हमें
अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में लेनी पड़ती है कि ये डिसीजन मैंने लिया था, ये जो भी अगर पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है वेरी गुड, लेकिन अगर पेशेंट को कोई उससे प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबल भी एक नर्स ही होती है। तो डिसीजन क्या है बहुत सोच समझ के और बहुत उससे लिया जाता है, ठीक है।